हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि टरबाइन को किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। मतलब टरबाइन के स्टार्टअप प्रोसीजर को समझा था। और टरबाइन को स्टार्ट करने के बाद किस तरीके से हम पावर जनरेशन को स्टार्ट करते हैं, ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले वो वीडियो हमारे जरूर देख लें। और आज हम बात करने वाले हैं टरबाइन शटडाउन प्रोसीजर के बारे में कि एक बार हमने टरबाइन स्टार्ट तो कर ली, बट किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर हमारी प्लांट शटडाउन मेंटेनेंस पर्पज से हम प्लांट का शटडाउन कर रहे हैं तो सेफली हम किस तरीके से पावर टरबाइन को स्टॉप करते हैं। तो आइए समझते हैं अपनी प्रोसीजर को। किसी भी टरबाइन को शटडाउन करने के लिए हमारे गवर्नर में दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी मेक का हो, वुडवर्ड का हो, हैंसमैन का हो, या कोई पीएलसी हो, सीमेंस की पीएलसी हो। तो सभी में टरबाइन को शट डाउन करने के दो प्रोसीजर होते हैं। पहला होता है हमारा इमरजेंसी शटडाउन, दूसरा होता है हमारा प्लांट शटडाउन। अब मान लीजिए प्लांट में किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी हो गई, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में जो हमारा इमरजेंसी स्टॉप का बटन दिया होता है उसको हम प्रेस कर देंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जनरेशन जो जनरेटर हमारा जो पावर जनरेशन कर रहा है वो और टरबाइन, ये दोनों ही हमारे एकदम से इमरजेंसी कंडीशन में ही बंद हो जाते हैं। बट अगर हम प्लानिंग शटडाउन की बात करें अपने मेंटेनेंस पर्पस की वजह से, या हमारे प्लांट में कोई ऑक्सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो उस वजह से अगर हम प्लांट को शट डाउन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्लांट शटडाउन। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेफली प्लानिंग शटडाउन के साथ हम किस तरीके से अपने टरबाइन सिस्टम को बंद करते हैं। तो अभी ये फिगर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये हमारी टरबाइन है। टरबाइन में हमारे जितने भी हमारे बेरिंग्स हैं सभी में हमारा ल्यूब ऑयल सिस्टम आ रहा है। और ये है हमारा रिटर्न ऑयल सिस्टम जो कि हमारे वापस एमओटी के पास पहुंच जाता है। ल्यूब ऑयल प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास दो तरीके के पंप होते हैं, एक होता है एमओपी मेन ऑयल पंप, दूसरा होता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप। इन दोनों पंप्स का यूज करके हम टरबाइन, गियरबॉक्स और जनरेटर की बैरिंग्स में ल्यूब ऑयल को प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारा ल्यूब ऑयल का प्रेशर होता है वो 3.15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जो हमारे इमरजेंसी स्टॉप वाल्व और हमारे जो एक्चुएटर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम सीओपी पंप का यूज करते हैं, मतलब कंट्रोल ऑयल पंप। कंट्रोल ऑयल पंप का जो प्रेशर होता है वो हमारा 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अराउंड होता है। उसी के साथ साथ हमारे कंडेंसर जिसमें हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, और वैक्यूम का सेट पॉइंट हमारा वेंडर डिसाइड करता है कि वो -0.85 होगा, 0.75 होगा या फिर 0.95 होगा। तो इस कंडेंसर के अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे, और उस वैक्यूम के बाद जब हमारी यहाँ से स्टीम आएगी, हम यहाँ से कोल्ड वाटर देंगे। जो कंडेंसेशन के बाद जो हमारा कंडेंसेट वाटर होगा वो हमारे हॉट वेल में आ जाएगा। और हॉट वेल से जो हमारा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप सीईपी पंप है, वो इस कंडेंसेट वाटर को ग्लैंड स्टीम कंडेंसर ब्लोवर में ले जाएगा। उसके बाद वो इजेक्टर में ले जाएगा, और इजेक्टर से ले जाने के बाद हम उसे डीरेटर में देंगे फॉर फर्दर प्रोसेस स्टीम बनाने के लिए। और इस कंडेंसर के लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम एक रिसर्कुलेशन वॉल दे देते हैं, ताकि हम अपने कंडेंसर का जो लेवल है 50% 60% उसको हम कंट्रोल कर पाए। तो अभी हम बात करते हैं कि टरबाइन को हम शटडाउन प्रोसीजर की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारे क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। दोस्तों, जब हम प्लांट शटडाउन की बात करते हैं तो हमारा जो शटडाउन की प्रोसीजर होता है वो हमारे स्टार्टिंग प्रोसीजर के जस्ट रिवर्स होता है। जैसे कि हमारी मिल हाउस की प्रोसेस होती है। जैसे मिल हाउस पे सबसे पहले हम मिल स्टार्ट करते हैं मिल नंबर 4 या 5, जो हमारी फाइनल मिल होगी। और जब हम उसे स्टॉप की पोजीशन में लाते हैं तो सबसे लास्ट में हम लास्ट मिल को ही बंद करते हैं। और मिल के स्टार्टअप में सबसे लास्ट में हम मेन केन कैरियर को स्टार्ट करते हैं। और जब हम उसके शटडाउन प्रोसीजर पे जाते हैं तो सबसे पहले हम मेन केन कैरियर को ही बंद करते हैं। उसी तरीके से जब हम टरबाइन की बात करते हैं तो हमारे तो पिछली वीडियो की जो सबसे फाइनल स्टेप था कि जनरेटर पे लोड देके उसका पावर इंक्रीज करना, तो जब हम शटडाउन प्रोसीजर की बात करेंगे तो रिवर्स होने की वजह से हम सबसे पहले जनरेटर को ही स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, टरबाइन को शटडाउन पोजीशन पे ले जाने से पहले हमें सबसे पहले जनरेटर को ऑफ करना होगा, ऑफलाइन लेना होगा। उसके लिए क्या होगा, जो हमारा जनरेशन हो रहा होगा, मान लीजिए हमारे प्लांट जो है 27 मेगावाट का है और उसको हम बंद करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जनरेशन हो रहा है, मान लीजिए 25 मेगावाट का हमारा जनरेशन हो रहा है, तो सबसे पहले जनरेटर को हमें ऑफलाइन लेना होगा, पावर जनरेशन को हमें बंद करना होगा। तो पावर जनरेशन को बंद करने के लिए डायरेक्टली हम इसका जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं करेंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप
हम इसका जो पावर जनरेशन होगा उसको कम करेंगे। जैसे पहले हमारा 25 मेगावाट था, 25 मेगावाट के बाद हमने उसे 22 मेगावाट पे ले गए, 22 मेगावाट के बाद हम उसे 16 मेगावाट ले गए, 16 मेगावाट के बाद हम उसे 12 मेगावाट ले गए। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हुए सबसे पहले हम अपने होम लोड पे आएंगे। होम लोड पे आने के बाद हम जनरेटर का जो सर्किट ब्रेकर होगा उसको ओपन कर देंगे, और जैसे जैसे हम जनरेटर का लोड हम कम करते रहेंगे उसी रेशियो में हमारी टरबाइन में जो हमारी स्टीम का रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। जैसे जैसे हमारी टरबाइन में स्टीम की रिक्वायरमेंट कम होगी वैसे वैसे हमारा जो टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर होता है वो भी हमारा रिड्यूस होने लगेगा। और जैसे ही हमारा टरबाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर 34 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा तो जो हमने यहाँ से जो ब्लीड लाइन निकाल रखी होंगी एचपी हीटर्स के लिए, हमारा वो उसकी जो क्यूसीएनआरवी है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। क्यूसीएनआरवी मतलब क्विकली क्लोज नॉन रिटर्नेबल वॉल्व। और धीरे धीरे जब हमारी स्टीम की रिक्वायरमेंट और कम होती रहेगी तो हमारा व्हील चैम्बर प्रेशर 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही 18 से नीचे जाएगा वैसे ही हमारा जो टरबाइन का एक्सट्रैक्शन वाला वॉल्व है वो भी हमारा क्लोज हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारी स्टीम की रिक्वायरमेंट कम होगी तो हम देखेंगे कि हमारे कंडेंसर में जो हमने वैक्यूम का जनरेशन कर रखा है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक हम कूलिंग वाटर की सप्लाई दे रहे थे उसे 25 मेगावाट के अकॉर्डिंग, अभी यहाँ पर आ चुका है 10 मेगावाट। 10 मेगावाट के अकॉर्डिंग हमें कूलिंग वाटर की सप्लाई को भी कम करना पड़ेगा, तभी हमारा वैक्यूम हमारे डिजायर्ड सेट पॉइंट पर पहुंच पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे मान लीजिए प्लांट में 4 एमसीडब्ल्यू पंप और 4 सीटी फैन है, तो रिस्पेक्टिवली अपनी प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम 1 या 2 एमसीडब्ल्यू पंप बंद कर देंगे और उसी के साथ साथ हम अपना कूलिंग टावर फैन भी बंद कर देंगे। और जैसे ही हमारा जनरेटर जो है मिनिमम लोड पे आ जाएगा तो हम जनरेटर का जो सर्किट ब्रेकर है उसे ओपन कर देंगे। जैसे ही हमारा जनरेटर का सर्किट ब्रेकर ओपन होगा टरबाइन हमारी नो लोड पर अपने रेटेड आरपीएम पे घूमती रहेगी। उसके बाद जो हमारे देखेंगे जो गवर्नर है, गवर्नर में एक की दे रखी होती है स्टॉप की। तो जैसे ही हम स्टॉप की को प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा एक्चुएटर जो है, जो हमारा थ्रॉटल गवर्निंग सिस्टम है, धीरे धीरे हमारी स्टीम की रिक्वायरमेंट को और कम करता रहेगा। जैसे जैसे हमारी स्टीम की रिक्वायरमेंट कम होगी हमारे टरबाइन की जो आरपीएम है वो भी हमारे कम होने लगेंगे। और जब हमारे टरबाइन के आरपीएम 1000 आरपीएम पे आ जाएगा तो हमारा जो जैकिंग ऑयल पंप है वो ऑटो में ही स्टार्ट हो जाएगा, और जो कि हमारे टरबाइन के रोटर को लिफ्ट करेगा, जिससे हमारा टरबाइन के रोटर और बेरिंग्स के बीच में जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा जेओपी ऑटो में ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारी स्टीम जो है कम होती रहेगी, आरपीएम हमारे कम होते रहेंगे, तो हमारी जो टरबाइन के आरपीएम होंगे जैसे ही 300 आरपीएम पे पहुंचेंगी तो तुरंत हमारा जो बेरिंग गियर मोटर है वो हमारा ऑटो एंगेज हो जाएगा टरबाइन रोटर के साथ, और उसके बाद हमारी जो टरबाइन है वो बेरिंग गियर पर चलने लगेगी, जो कि हमारा आरपीएम है 147 या 150 आरपीएम के अराउंड होगा। तो अभी हमारा जो एक्चुएटर है और हमारा जो ईएसवी है, इमरजेंसी स्टॉप वाल्व, दोनों ही पूरी तरीके से क्लोज हो चुके होंगे। इसलिए अब हमें जो ये जो सीओपी पंप है, कंट्रोल ऑयल पंप, इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इस सीओपी को भी बंद कर देंगे। बट सीओपी को तो बंद कर देंगे बट हमारा एओपी और एमओपी इन दोनों में से कोई एक चलता रहेगा, और हमारे टरबाइन, गियरबॉक्स, जनरेटर और एक्साइटर्स की जो बेरिंग्स होते हैं उनमें हमारा ल्यूब्रिकेशन ऑयल प्रोवाइड कराता रहेगा। तो अभी हम देखते हैं जो हमने पीआरडीएस जो हमने चार्ज किया था इजेक्टर के लिए, ताकि हम कंडेंसर के अंदर वैक्यूम को क्रिएट कर पाए, बट अभी हमें वैक्यूम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम पीआरडीएस लाइन को भी बंद कर देंगे। और पीआरडीएस लाइन को बंद करने के बाद जिसकी जो ड्रेन वॉल्व होंगे उनको ओपन कर देंगे। ईएसवी और एमएसएसवी के बाद जो कोई भी हमारे ड्रेन लाइंस होंगी उनको भी ओपन कर देंगे, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कंडेंसेशन ना होने पाए। तो अभी हमारा ईएसवी एक्चुएटर बंद हो चुका है, सीओपी बंद हो चुका है, जो कूलिंग वाटर के लिए जो हमारा एमसीडब्ल्यू था वो बंद हो चुका है, सीटी फैन बंद हो चुके हैं। अभी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 या 2 एमसीडब्ल्यू पंप भी चल रहे होंगे, और अभी हमारा सीईपी पंप भी चल रहा है। बट इस सीईपी पंप को हम अभी बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीआरडीएस लाइन इजेक्टर में देना तो बंद कर दिया, बट इजेक्टर भी हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप होता है, और अगर हम सीईपी पंप से कोल्ड वाटर की सप्लाई या जो कंडेंसेट वाटर है उसकी सप्लाई को भी बंद कर देंगे तो इजेक्टर के अंदर जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से उसकी ट्यूब्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं। इसीलिए जब तक इजेक्टर का टेम्परेचर, उसका सेल का टेम्परेचर हमारा
बिलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आ जाता तब तक हम सीईपी पंप को क्लोज सर्कुलेशन में चला कर रखेंगे, क्योंकि हमारे पास अब स्टीम यहाँ पर बची नहीं है, इसका कंडेंसेशन भी नहीं बचेगा, इसलिए तो हम अपना डेरेटर वाला वॉल्व भी क्लोज कर देंगे। तो जब हम सीईपी पंप को चलाएंगे तो वो हमारे ग्लैंड स्टीम कंडेंसर ब्लोवर से होता हुआ इजेक्टर पे जाएगा और रिसर्कुलेशन लाइन के थ्रू फिर से वो हॉट वेल में रिसर्कुलेट होता रहेगा। और जब हम देखेंगे कि हमारा इजेक्टर का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है तो हम अपना सीईपी पंप भी बंद कर सकते हैं। अभी हमारा कूलिंग वाटर की सप्लाई कंडेंसर को मिल रही है, क्योंकि अभी क्या है, हमारी टरबाइन अभी हॉट कंडीशन में है, तो उसका हीट डेसिपेशन कहाँ कहाँ होगा, एक तो सराउंडिंग्स में होगा, दूसरा इसको लिंक किया हुआ है कंडेंसर के साथ, तो इसका हीट डेसिपेशन जो है कंडेंसर की तरफ भी जाएगा। और कंडेंसर के अंदर भी हमारी कई सारी ट्यूब्स होती है जिनके अंदर से हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है। तो हम अभी कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करके रखेंगे ताकि हमारा टरबाइन का जो हीट डेसिपेशन की वजह से जो कंडेंसर की कॉइल्स है वो डैमेज ना हो। और ये कूलिंग वाटर सप्लाई अराउंड हमें 8 to 10 या 10 to 12 आवर्स के लिए हमें चलाकर रखना पड़ता है। सीपी पंप को हमें 3 से 4 घंटे के लिए चलाकर रखना पड़ता है, तब तक हमारा जो इजेक्टर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा घटकर 80 डिग्री 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो उसके बाद हम अपना सीपी भी बंद कर सकते हैं। कंडेंसर को हम 10 से 12 घंटे के बाद इसके एमसीडब्ल्यू पंप जो हमारा मेन कूलिंग वाटर पंप है उसे भी बंद कर सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो टरबाइन है वो कंप्लीटली बेरिंग गियर मोटर पे ही चल रहा है 150 आरपीएम के साथ। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक चीज बची हुई है, एक तो बेरिंग गियर मोटर और दूसरा है हमारा ल्यूब्रिकेशन ऑयल सिस्टम। तो हम देखेंगे कि टरबाइन का जो पार्टिंग प्लेन टेम्परेचर होता है, पार्टिंग प्लेन टेम्परेचर मींस इसका सेंटर का टेम्परेचर अगर हमारा 70 के बिलो आ जाता है तो हम बेरिंग गियर को बंद कर देंगे, अपने एओपी या एमओपी को बंद कर देंगे और ऑयल वेपर एक्सट्रैक्टर फैन को भी बंद कर देंगे। या फिर इसे 96 आवर्स के लिए हमें बेरिंग गियर पे घुमाना होगा। जब तक हमारा ये टरबाइन बेरिंग गियर पे घूमती रहेगी हमारा एओपी भी चलता रहेगा, ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन फैन भी हमारा चलता रहेगा। जैसे ही हमारे 96 आवर्स पूरे होंगे या हमारा टरबाइन पार्टिंग प्लेन का टेम्परेचर 70 से बिलो जाएगा तो हम अपने बेरिंग गियर को भी बंद कर देंगे और कंप्लीट सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हाउस टरबाइन हाउस वो हमारा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस हमारी टरबाइन के शटडाउन की। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेन ऑयल टैंक, कंडेंसर, हॉट वेल, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर, ब्लोवर, इजेक्टर, या इस पेज में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं इन सभी के इंटरलॉकिंग्स के, इन सभी के ट्रिपिंग्स के बारे में बात करेंगे और इनकी स्टार्ट प्रेमिसेस क्या होती है, कि किसी भी इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से हमारे स्टार्ट प्रेमिसेस होंगे, जब तक वो हमारे हेल्दी नहीं होंगे पर्टिकुलर हमारा वो इक्विपमेंट स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।